हेलो स्टूडेंट्स, ये हम लोगों का सॉलिड स्टेट का लेक्चर 11 होगा और इस लेक्चर में हम लोग सॉलिड स्टेट के जो डीपीपीज हैं उनके प्रॉब्लम्स को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम लोग सबसे पहले डीपीपी 1 के प्रॉब्लम्स को हम लोग सॉल्व करें। तो फर्स्ट क्वेश्चन है द कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स ऑफ सॉलिड्स आर। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो भी सॉलिड्स होते हैं उनका शेप डिफिनिट होता है, उनका साइज भी डिफिनिट होता है और साथ ही साथ वो रिजिड भी होते हैं। और इसीलिए हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन, विच इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड्स। ये पूछा जा रहा है कि इसमें से कौन सॉलिड के प्रॉपर्टी नहीं है। तो पहला जो ऑप्शन है वो सॉलिड्स आर ऑलवेज क्रिस्टलाइन इन नेचर। ये ऑप्शन तो गलत हो जाएगा क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जो सॉलिड होते हैं वो दो है ना टाइप्स के होते हैं, एक एमॉर्फस भी होते हैं और एक क्रिस्टलाइन भी होते हैं। तो जो एमॉर्फस सॉलिड्स हैं वो इस कैटेगरी में नहीं आ पाएगा। तो जो सेकंड क्वेश्चन है उसका हमारा आंसर ए हो जाएगा क्योंकि ये हमारा सॉलिड का प्रॉपर्टी नहीं है। जबकि हम लोग अगर बी ऑप्शन को देखें तो सॉलिड्स हैव हाई डेंसिटी एंड लो कंप्रेसिबिलिटी, ये सही है। द डिफ्यूजन ऑफ सॉलिड्स इज वेरी स्लो, ये भी सही है क्योंकि सॉलिड के पार्टिकल्स जो हैं वो अपने पोजीशन पर फिक्स्ड होते हैं, वो सिर्फ है ना वाइब्रेशंस करते हैं। तो उनका डिफ्यूजन है यानी उनमें जो ट्रांसलेशन मोशन है वो बहुत ज्यादा नहीं है, ठीक है। और सॉलिड्स हैव डेफिनिट वॉल्यूम, ये भी ऑप्शन करेक्ट है। तो जो गलत आंसर है वो हम लोगों का, जो गलत ऑप्शन है वो हम लोगों का ए हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन है ए क्रिस्टलाइन सॉलिड हैव। तो हम लोग जानते हैं कि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं उनमें लॉन्ग रेंज ऑर्डर होते हैं, ठीक है। तो इसीलिए हमारा थर्ड क्वेश्चन का जो आंसर है वो ए हो जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन, एमॉर्फस सब्सटेंसेस शो। तो जो हम लोग जानते हैं कि जो एमॉर्फस सॉलिड्स होते हैं उनमें शॉर्ट रेंज ऑर्डर होता है और साथ ही साथ उनमें कोई शार्प मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता है, वो सॉफ्टन होते जाते हैं है ना फॉर अ रेंज ऑफ टेम्परेचर। तो एमॉर्फस सब्सटेंसेस के लिए अगर हम लोग को सही यहाँ पे ऑप्शंस देखना होगा तो ये एक स्टेटमेंट ए हम लोगों का है ना शॉर्ट एंड लॉन्ग रेंज ऑर्डर है, तो ये गलत हो जाएगा। बी क्या है शॉर्ट रेंज ऑर्डर, तो ये सही हो जाएगा। सी लॉन्ग रेंज ऑर्डर, तो ये गलत हो जाएगा। और डी है हैव नो शार्प मेल्टिंग पॉइंट, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। तो बी और डी का जो कॉम्बिनेशन है वो सही ऑप्शन है, तो इसमें हम लोगों का जो आंसर है वो डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगर हम लोग 5 देखें, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर। जानते हैं हम लोग कि जो ग्लास होते हैं या रबर होते हैं या जो प्लास्टिक होते हैं ये एमॉर्फस सॉलिड्स होते हैं क्योंकि इनमें शॉर्ट रेंज ऑर्डर होता है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है वो हमारा शुगर हो जाएगा, है ना, क्योंकि ये एक क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है विच इज, ठीक है। उसके बाद हम लोग अगर क्वेश्चन देखें 6, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एमॉर्फस। कौन इसमें से एमॉर्फस सॉलिड्स हैं। तो अगर हम लोग यहाँ पर देखें पॉलीस्टाइरीन, जो पॉलीमर्स होते हैं वो नॉर्मली एमॉर्फस होते हैं क्योंकि उनमें शॉर्ट रेंज ऑर्डर होता है। टेबल सॉल्ट हम लोग जानते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड है, NaCl। सिलिका SiO2 ये भी हमारा क्रिस्टलाइन सॉलिड है और डायमंड भी क्रिस्टलाइन सॉलिड है। तो यहाँ पर हम लोगों का आंसर जो है वो ए हो जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट एमॉर्फस सॉलिड्स इज इनकरेक्ट। तो पहला जो है दे मेल्ट ओवर अ रेंज ऑफ टेम्परेचर, ये ऑप्शन सही है। दे आर आइसोट्रोपिक, हम लोग जानते हैं चूंकि एमॉर्फस सॉलिड्स में कोई भी लॉन्ग रेंज ऑर्डर नहीं होता है तो उनमें हर डायरेक्शन है ना इक्विवेलेंट हो जाते हैं और इसीलिए वो आइसोट्रोपिक होते हैं। तो ये ऑप्शन सही हो गया। देयर इज नो ऑर्डरली अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स, तो ये भी हमारा ऑप्शन सही है, ठीक है। तो दे आर रिजिड एंड इनकम्प्रेसिबल। तो नॉर्मली जो है एमॉर्फस सॉलिड जो है वो बहुत ज्यादा रिजिड नहीं होते हैं और साथ ही साथ वो थोड़ा कंप्रेस, जैसे आप रबर को देखेंगे तो कंप्रेसिबल है, आप उसको कंप्रेस कर सकते हैं। तो जो इनकरेक्ट ऑप्शन है वो हमारा डी हो जाएगा यहाँ पर। अगर हम लोग देखें क्वार्ट्ज, तो क्वार्ट्ज इज अ क्रिस्टलाइन वेराइटी। हम लोग ने पढ़ा था कि SiO2 के हम लोग है ना एक क्रिस्टलाइन फॉर्म भी पढ़े थे जो कि था हमारा क्वार्ट्ज और एक था हमारा क्वार्ट्ज ग्लास जो एमॉर्फस फॉर्म था। तो अगर क्वार्ट्ज इज अ क्रिस्टलाइन वेराइटी अब देखें तो ये हमारा सिलिका हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 को देखें तो ग्लास, तो ग्लास जो है वो एक एमॉर्फस सॉलिड है। तो एमॉर्फस सॉलिड को ही हम लोग सूडो सॉलिड या सुपर कूल्ड लिक्विड भी बोलते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन ए भी सही है और साथ ही साथ एमॉर्फस सॉलिड सी भी सही है। तो हमारा जो आंसर है वो डी हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 10 अगर हम लोग देखें, विच इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो हम लोग जानते हैं कि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है वो एनिसोट्रॉपिक होते हैं, तो ये तो ऑप्शन सही है। आइसोट्रॉपिक, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। फिर क्रिस्टलाइन सॉलिड्स नॉर्मली हार्ड भी होते हैं और साथ ही साथ उनका डेंसिटी भी ज्यादा होता है, तो इसमें जो गलत ऑप्शन है वो बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, ए क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो अगर हम लोग क्रिस्टलाइन सॉलिड को देखें तो चेंजेस एब्रप्टली फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड व्हेन हीटेड। तो ये ऑप्शन सही है, क्योंकि जब हम लोग किसी क्रिस्टलाइन सॉलिड को जब हम लोग हीट करते हैं तो पहले उसका टेम्परेचर बढ़ता है, तो पहले उसका टेम्परेचर बढ़ेगा, लेकिन फिर टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट हो जाएगा, और फिर जब सारा सॉलिड लिक्विड बदल जाएगा तब जाकर फिर से उसका टेम्परेचर है ना राइज होगा। तो ये यहाँ एब्रप्टली चेंज हो रहा है, इसीलिए एक क्रिस्टलाइन सॉलिड जो है चेंजेस एब्रप्टली फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड व्हेन हीटेड, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। बी हैज नो डेफिनेट मेल्टिंग पॉइंट, ये गलत ऑप्शन है। अंडरगोज डिफॉर्मेशन ऑफ इट्स ज्योमेट्री इजिली, ये भी गलत है, क्योंकि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स नॉर्मली हार्ड होते हैं। और हैज एन इरेगुलर 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट्स, ये भी ऑप्शन गलत हो गया, तो हमारा जो आंसर है वो ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस फेवर्स द एग्जिस्टेंस ऑफ अ सब्सटेंस इन द सॉलिड स्टेट। तो जानते हैं हम लोग कि सॉलिड स्टेट में पार्टिकल्स के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन ज्यादा होना चाहिए और उनका थर्मल एनर्जी जो है वो कम होना चाहिए। तो थर्मल एनर्जी कम होने के लिए उनका टेम्परेचर जो है वो कम होना चाहिए। तो यहां पर अगर हम लोग करेक्ट ऑप्शन देखें तो ये ऑप्शन बी हो जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड का है ना कौन सा इसमें से जो है वो कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। ऑप्शन ए है डेफिनिट एंड कैरेक्टरिस्टिक हीट ऑफ फ्यूजन, ये सही है। आइसोट्रॉपिक नेचर, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं वो एनिसोट्रॉपिक होते हैं। इरेगुलरली पीरियोडिकली रिपीटेड पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इन द इंटायर क्रिस्टल, ये तो ट्रू है। और डी क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को भी हम लोग ट्रू सॉलिड भी कहते हैं, इसलिए इसका जो ऑप्शन गलत जो है वो बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एमॉर्फस सॉलिड। तो ग्रेफाइट तो हम लोग जानते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। क्वार्ट्ज ग्लास जो है वो एमॉर्फस सॉलिड है ना। क्रोम एलम जो है ये भी क्रिस्टलाइन सॉलिड हो जाएगा, है ना। और सिलिकॉन कार्बाइड भी जो है वो है ना क्रिस्टलाइन सॉलिड हो जाएगा, तो इसका जो ऑप्शन है वो हमारा बी हो जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ क्वार्ट्ज ग्लास। तो हम लोग जानते हैं कि जो क्वार्ट्ज ग्लास है ये हमारा एमॉर्फस सॉलिड है, और जब एमॉर्फस सॉलिड जो होते हैं वो आइसोट्रॉपिक होते हैं, यानी उनके जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होंगे वो हर एक डायरेक्शन में हमारा सेम होगा, तो ये हो जाएगा सेम इन ऑल डायरेक्शंस। तो इसका आंसर जो हमारा ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 अगर हम लोग देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट एमॉर्फस सॉलिड्स। जैसे कि ऑन हीटिंग दे मे बिकम क्रिस्टलाइन एट सर्टेन टेम्परेचर, ये सही बात है कि हम लोग एमॉर्फस सॉलिड्स को जब हम लोग हीट करते हैं है ना डे टाइम में, और याद करिए जो ग्लास होते हैं है ना, जो ग्लास पेन्स होते हैं जो बहुत पुराने हो जाते हैं वो डे टाइम में हीट होते हैं और फिर नाइट के टाइम में कूल होते हैं, तो वहां पर हम लोगों का कुछ क्रिस्टलाइन नेचर डेवलप हो जाता है। तो पहला ऑप्शन सही है। दे मे बिकम क्रिस्टलाइन ऑन कीपिंग फॉर लॉन्ग टाइम, ये भी ऑप्शन सही है ना। सी जो है एमॉर्फस सॉलिड्स कैन बी मोल्डेड बाय हीटिंग, ये भी सही है। दे आर एनिसोट्रॉपिक इन नेचर, ये गलत हो गया, क्योंकि जो एमॉर्फस सॉलिड्स होते हैं वो आइसोट्रॉपिक नेचर के होते हैं। अब अगर हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 देखें, द शार्प मेल्टिंग पॉइंट ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स इज ड्यू टू। क्रिस्टलाइन सॉलिड का शार्प मेल्टिंग पॉइंट क्यों होता है? क्योंकि उनमें एक लॉन्ग रेंज ऑर्डर होता है और एक सेम अरेंजमेंट बार बार वो पीरियोडिकली उसको रिपीट करते हैं। तो ए रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑब्जर्व्ड ओवर अ शॉर्ट डिस्टेंस तो नहीं होता है, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। ए रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑब्जर्व्ड ओवर अ लॉन्ग डिस्टेंस, क्योंकि उसमें लॉन्ग रेंज ऑर्डर होता है, इसलिए हमारा ऑप्शन जो है वो बी सही हो जाएगा। सेम अरेंजमेंट ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इन डिफरेंट डायरेक्शंस, ये तो गलत हो जाएगा। डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इन डिफरेंट डायरेक्शन, ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि जो शार्प मेल्टिंग पॉइंट है वो रेगुलर अरेंजमेंट के कारण होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज इज अ जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉलिड्स। सॉलिड्स हैव अ रिजिड शेप एंड फिक्स्ड वॉल्यूम, सही है। सॉलिड्स कैन हैव क्रिस्टलाइन और नॉन क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर, ये भी सही है। सॉलिड्स डू नॉट कंप्रेस और एक्सपैंड सिग्निफिकेंटली, ये भी सही है। तो इसमें से अगर हम लोग देखें तो ऑल ऑफ द एबव आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 अगर हम लोग देखें, स्टडी द फिगर ऑफ अ सॉलिड गिवन बिलो डिपिक्टिंग द अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स, व्हिच इज द मोस्ट एप्रोप्रिएट टर्म यूज्ड फॉर द फिगर।
जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर कुछ है ना पार्टिकल्स का अरेंजमेंट दिखाया गया है, और यहाँ पे ये जो दो लाइन यहाँ पर जो ड्रॉ किया गया है वो बताया जा रहा है कि अगर हम लोग इस लाइन के अलोंग अगर हम लोग चलेंगे तो हम लोगों को कौन सा पार्टिकल मिलेगा, पहले ये बड़ा सर्कल, फिर एक छोटा सा, फिर बड़ा, फिर एक छोटा सा, इस तरह से चलेंगे। और अगर हम लोग इस तरह से चलेंगे, ये इस लाइन पे चलेंगे, तो हम लोगों को है ना एक ही टाइप के पार्टिकल्स यहाँ पर हम लोगों को मिलेंगे। यानी ये एक्चुअल में जो प्रॉपर्टीज इस डायरेक्शन में होगा है ना, वो प्रॉपर्टीज इस डायरेक्शन में नहीं हो पाएगा। तो ये किस सॉलिड का नेचर होता है, या ये इस प्रॉपर्टी को हम लोग क्या बोलते हैं, तो इसको हम लोग एनिसोट्रॉपिक नेचर बोलते हैं। और इसीलिए हम लोगों का जो क्वेश्चन नंबर 19 है उसका जो आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये एनिसोट्रॉपिक होते हैं, तो इसका आंसर हम लोगों का बी हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 20 देखते हैं। इन अ क्रिस्टल द एटम्स आर लोकेटेड एट द पोजीशन ऑफ, हम लोग जानते हैं कि जो सॉलिड्स के जो पार्टिकल्स होते हैं वो अपने पोजीशन पर फिक्स्ड होते हैं, और वो अपने फिक्स्ड पोजीशंस के अबाउट वाइब्रेट करते हैं। यानी वो उनका जो पॉइंट होता है वो स्टेबल इक्विलिब्रियम होता है, और जहां स्टेबल इक्विलिब्रियम होता है वहां पोटेंशियल एनर्जी हमारा मिनिमम होता है। और इसलिए क्वेश्चन नंबर जो 20 है उसका जो आंसर है वो सी हो जाएगा। अगर अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 देखें, तो सॉलिड्स विच डू नॉट शो द सेम फिजिकल प्रॉपर्टीज इन डिफरेंट डायरेक्शंस आर कॉल्ड। तो ये जो अगर सेम फिजिकल प्रॉपर्टी नहीं शो कर रहा है तो वो हम लोगों का कौन सा सॉलिड कहलाता है, तो ये हम लोगों का एनिसोट्रॉपिक सॉलिड्स कहलाएंगे, क्योंकि इनका तब फिजिकल प्रॉपर्टीज हर एक डायरेक्शन में अलग अलग होगा। एमॉर्फस सॉलिड्स को ही हम लोग सुपर कूल्ड लिक्विड, और या फिर हम लोग है ना सुपर कूल्ड लिक्विड, या फिर हम लोग जो है वो सूडो सॉलिड्स भी बोलते हैं। तो अगर इसमें यहाँ पे देखा जाए तो एमॉर्फस सॉलिड्स आर आइसोट्रॉपिक, तो सही है, एंड सुपर कूल्ड लिक्विड्स, तो इसमें आंसर जो है वो ए हो जाएगा। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। क्वार्ट्ज, क्वार्ट्ज हम लोग जानते हैं कि एक्चुअल में हम लोग उसका फॉर्मूला तो SiO2 लिखते हैं, लेकिन ये है ना एक 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है, जिसमें जो हर एक सिलिकॉन जो है अगर हम लोग देखें तो वो 4 है ना ऑक्सीजन से जुड़ा रहता है, और फिर उसी तरह हर ऑक्सीजन फिर सिलिकॉन से जुड़ा रहता है। तो ये 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो अगर हम लोग सिलिकॉन का यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट +4 देखें तो हर ऑक्सीजन पे -2 होता है, तो SiO4 पर टोटल चार्ज जो है वो हमारा 4- हो जाएगा। सिलिकॉन का 4+, और ये 4 ऑक्सीजन है और हर ऑक्सीजन पे -2, तो अगर हम लोग ऐड करेंगे तो SiO4 पर कैसा चार्ज आ जाएगा, 4-। तो हम लोग जानते हैं कि जो क्वार्ट्ज होते हैं वो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं, तो इन क्वार्ट्ज SiO4 4- आर ऑर्डरली अरेंज, तो ये सही है। वाइल इन क्वार्ट्ज ग्लास हम लोग जानते हैं कि एमॉर्फस सॉलिड होते हैं, तो इसमें हम लोग कहेंगे कि SiO4 4- यूनिट्स आर रैंडमली अरेंज, तो ये ऑप्शन तो सही है। बी, एमॉर्फस सिलिकॉन इज द बेस्ट मटेरियल फॉर कन्वर्टिंग द सनलाइट इनटू इलेक्ट्रिसिटी, ये भी सही है, क्योंकि हम लोग ने अगर आप NCERT पढ़े होंगे तो वहां पर सबसे है ना लास्ट में एक लाइन लिखा गया था है ना फर्स्ट वाले टॉपिक के, कि जो सिलिकॉन होते हैं वो बेस्ट फोटो है ना वोल्टेइक मटेरियल होते हैं, क्योंकि वो लोग आसानी से सनलाइट को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर देते हैं। तो जो भी हमारे सोलार पैनल्स बने होते हैं वो सब है ना सिलिकॉन के ही बने होते हैं, तो बी ऑप्शन भी सही है। सी, सॉलिड्स डिफ्यूज वेरी स्लोली एज कंपेयर टू लिक्विड्स एंड गैसेस, तो ये भी ऑप्शन सही है। इन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स ऑल डायरेक्शंस आर आइडेंटिकल एंड ऑल प्रॉपर्टीज आर सेम इन ऑल डायरेक्शंस, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स तो एनिसोट्रॉपिक होते हैं, तो हम लोगों को गलत ऑप्शन चूज करना था, तो इसीलिए हमारा आंसर डी हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। फर्स्ट स्टेटमेंट जो है, हायर द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ अ क्रिस्टलाइन सब्सटेंस ग्रेटर इज द फोर्स बिटवीन द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, सही बात है। अगर अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो मेल्टिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा, एंड हेंस ग्रेटर इज द स्टेबिलिटी, तो पहला ऑप्शन सही है। सेकंड ऑप्शन है, द एबिलिटी ऑफ अ गिवन सब्सटेंस टू एज्यूम 2 और मोर क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर इज कॉल्ड पॉलीमॉर्फिज्म, ये भी सही है। पॉलीमॉर्फिज्म एक ऐसा फिनोमेना है जिसमें जो एक हमारा कंपाउंड होता है वो एक है ना 2 या 2 से अधिक है ना डिफरेंट सॉलिड्स के स्ट्रक्चर में पाए जाते हैं। ऑल द क्रिस्टलाइन सॉलिड्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ये तो गलत हो जाएगा, क्योंकि जो हमारे मॉलिक्यूलर सॉलिड्स होते हैं वो तो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं, पर वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते हैं, व्हाइल ऑल द एमॉर्फस सॉलिड्स डू नॉट, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। द स्ट्रक्चर ऑफ एमॉर्फस सॉलिड इज सिमिलर टू दैट ऑफ लिक्विड्स, ये सही है, तो हमारा आंसर जो है यहाँ पर सी हो जाएगा। अब लास्ट क्वेश्चन जो हमारा फर्स्ट डीपीपी का है वो ये है, ए प्योर क्रिस्टलाइन सब्सटेंसेस ऑन बीइंग हीटेड ग्रेजुअली फर्स्ट फॉर्म्स अ टर्बिड लुकिंग लिक्विड एंड देन द टर्बिडिटी
completely disappears. This behavior is the characteristics of substances forming. तो मैंने जैसा कि फर्स्ट है ना लेक्चर में बताया था कि कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिनको जब हम लोग हीट करते हैं तो वो पहले ऐसे स्टेट में आते हैं जहां पर उनका कुछ प्रॉपर्टी सॉलिड के जैसा और कुछ प्रॉपर्टीज जो है वो लिक्विड के जैसा होता है, और फाइनली जब हम लोग उसको और हीट करते हैं तो फिर वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। और ये जो ऐसे जो सॉलिड्स होते हैं उनको हम लोग लिक्विड है ना क्रिस्टल्स बोलते हैं, LC है ना। और इसी से हम लोगों का जो है वो टेलीविजन स्क्रीन भी बना होता है, LCD स्क्रीन जो हम लोग कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो 25 हो जाएगा उसका आंसर हम लोगों का बी हो जाएगा। अब हम लोग DPP2 को सॉल्व करते हैं। तो DPP2 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है सॉलिड X इज अ वेरी हार्ड सॉलिड which is electrical insulator in solid as well as in molten state and has extremely high melting point. What type of solid is it? तो हम लोग जानते हैं कि जो आयनिक सॉलिड होते हैं, आयोनिक जो सॉलिड होते हैं वो नॉन कंडक्टर होते हैं सॉलिड स्टेट में, पर वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे मॉल्टेन स्टेट में है ना, और या फिर एक्वस सॉल्यूशन में। जबकि ये कह रहा है कि ये इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर है इन सॉलिड एज वेल एज इन मॉल्टेन स्टेट, तो फर्स्ट ऑप्शन नहीं हो सकता है। कोवैलेंट सॉलिड जो होते हैं वो हमारे इलेक्ट्रिसिटी को नॉर्मली कंडक्ट नहीं करते, ग्रेफाइट एक एक्सेप्शन होता है। लेकिन अगर हम लोग को यहाँ पे जो कंडीशंस दिए गए हैं तो कोवैलेंट सॉलिड जो है वो हम लोग कहेंगे कि ना सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं और ना ही हम लोगों का है ना लिक्विड स्टेट में या मोल्टेन स्टेट में, जैसे कि डायमंड हो गया, और एक्सट्रीमली हाई उनका मेल्टिंग पॉइंट भी होता है। इसलिए ये जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का है उसका आंसर बी हो जाएगा। अगर हम लोग सेकेंड क्वेश्चन को सॉल्व करें, सॉलिड CO2, तो जैसा कि हम लोग जानते हैं CO2 एक मॉलिक्यूल है और इसलिए इससे जो सॉलिड बनेगा वो मॉलिक्यूलर सॉलिड का एग्जांपल हो जाएगा, और इसलिए हम लोगों का सेकंड क्वेश्चन का आंसर ए हो जाएगा, मॉलिक्यूलर क्रिस्टल हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर डायमंड? तो जैसा कि हम लोग जानते हैं डायमंड जो है वो बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है क्योंकि उनके पास कोई फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं, लेकिन डायमंड जो है वो गुड कंडक्टर ऑफ क्या है, हीट है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि डायमंड जो है गुड कंडक्टर ऑफ हीट है पर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। तो थर्ड जो क्वेश्चन है उसका आंसर हमारा सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी? तो हम लोग जानते हैं कि डायमंड इलेक्ट्रिसिटी नहीं कंडक्ट करेगा, लेकिन ग्रेफाइट जो है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, तो इसीलिए हमारा फोर्थ क्वेश्चन का जो आंसर है वो बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, डायमंड इज एन एग्जाम्पल ऑफ, तो जैसा हम लोग जानते हैं डायमंड में हर एक कार्बन एटम जो है वो 4 है ना कार्बन एटम के साथ कोवैलेंट बॉन्ड से जुड़ा होता है, और इसलिए ये एग्जांपल है कोवैलेंट सॉलिड का, और इसीलिए हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, द सॉलिड NaCl, क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 देखेंगे। द सॉलिड NaCl इज अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड स्टेट, है ना, बिकॉज इन सॉलिड NaCl देयर आर नो आयंस। ये तो गलत है, यहाँ पे आयंस है लेकिन वो मूव करने के लिए फ्री नहीं है। सॉलिड NaCl इज कोवैलेंट, ये गलत हो गया। इन सॉलिड NaCl देयर इज नो वेलोसिटी ऑफ आयंस, तो ये आंसर हमारा सही हो जाएगा क्योंकि सॉलिड स्टेट में आयंस अपने पोजीशन पर फिक्स्ड होते हैं, पर जब वो मोल्टेन स्टेट में चले जाते हैं तब आयंस मूव कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ आयोनिक सॉलिड? तो जैसे हम लोग जानते हैं डायमंड तो कोवैलेंट सॉलिड है, LiF, तो ये Li प्लस और F माइनस है, तो ये एग्जांपल हो जाएगा हम लोगों का आयोनिक सॉलिड का। लिथियम जो है वो एग्जांपल हो जाएगा मेटालिक सॉलिड का, और फिर जो सिलिकॉन है वो भी कोवैलेंट सॉलिड हो जाएगा, तो आंसर जो है हमारा यहाँ पर बी आ जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ मेटालिक क्रिस्टल सॉलिड? तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कार्बन नॉन मेटल होते हैं, सिलिकॉन जो है वो मेटलॉइड है, यहाँ पे W का मतलब टंगस्टेन होता है, और टंगस्टेन हम लोग जानते हैं कि वो मेटल होता है, और इसीलिए ये हम लोगों का मेटालिक सॉलिड का एग्जांपल हो गया। AgCl जो है, फिर यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो ये मेटालिक सॉलिड नहीं होगा। अंडर विच कैटेगरी आयोडीन क्रिस्टल्स आर प्लेस्ड अमंग द फॉलोइंग? तो हम लोग जानते हैं आयोडीन I2 होता है, तो ये एक मॉलिक्यूल है, तो जब आयोडीन सॉलिड स्टेट में आएंगे तो यहाँ पर जो मॉलिक्यूल्स हैं वो उनका पोजीशन फिक्स रहेगा और उनके बीच में हम लोगों का वंडरवाल फोर्स लगेगा। इसका मतलब ये हुआ कि आयोडीन जो एग्जाम्पल जो हो जाएगा वो हमारा मॉलिक्यूलर क्रिस्टल का हो जाएगा। Among solids the highest melting point is established by, तो हम लोग जानते हैं जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। एक हम लोगों का मॉलिक्यूलर सॉलिड होता है, दूसरा आयोनिक सॉलिड होता है, तीसरा मेटालिक सॉलिड होता है, और चौथा कोवैलेंट और नेटवर्क सॉलिड होता है, और उसी में डायमंड आता है।
और इसलिए उसका हम कहते हैं कि हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट होता है, और इसलिए इसका जो आंसर हमारा 10 का है वो ए हो जाएगा। अब अगर हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो CHCl तो हम लोग जानते हैं CS प्लस और Cl माइनस है, ये आयोनिक सॉलिड हो जाएगा। Na प्लस Cl माइनस ये भी आयोनिक सॉलिड है। CaF2 ये भी आयोनिक सॉलिड है, लेकिन D जो है ग्लास वो एमॉर्फस सॉलिड हो जाएगा, तो ये नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड हो जाएगा। द लस्टर ऑफ अ मेटल इज ड्यू टू, तो हम लोग जानते हैं मेटल में एक स्पेशल जो है वो साइनिंग होता है, और वो होता है ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 12 है उसका आंसर हमारा डी हो जाएगा। इन ग्रेफाइट कार्बन एटम्स आर ज्वाइंड टुगेदर ड्यू टू कोवैलेंट बॉन्डिंग। ग्रेफाइट में क्या होता है, कार्बन जो sp2 हाइब्रिडाइज होते हैं, और उसमें जो हर कार्बन है वो 3 कार्बन से जुड़ा रहता है और एक इलेक्ट्रॉन उसका डेलोकलाइज होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट फॉर आयनिक क्रिस्टल्स। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 को देख रहे हैं। तो आयनिक क्रिस्टल्स के लिए इसमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो सही नहीं है। दे पोजेस हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, ये सही है। ऑल आर इलेक्ट्रोलाइट, ये भी सही है। एग्जिबिट द प्रॉपर्टी ऑफ आइसोमॉर्फिज्म, ये भी सही है। एग्जिबिट डायरेक्शनल प्रॉपर्टी ऑफ द बॉन्ड, तो हम लोग जानते हैं कि जो आयोनिक बॉन्ड होते हैं वो नॉन डायरेक्शनल होते हैं, मतलब एक प्लस चार्ज और एक माइनस चार्ज को आप किसी भी डायरेक्शन में रखिए वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा। तो जो आयोनिक बॉन्ड होते हैं वो नॉन डायरेक्शनल होते हैं, जबकि जो कोवैलेंट बॉन्ड होते हैं वो डायरेक्शनल होते हैं, मतलब एक खास डायरेक्शन से जब ऑर्बिटल्स आएंगे तभी ओवरलैप होगा, और इसीलिए जो गलत ऑप्शन है वो हमारा डी हो जाएगा। विच टाइप ऑफ सॉलिड क्रिस्टल विल कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, तो जानते हैं हम लोग जो मेटालिक सॉलिड होते हैं उनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और इसलिए वो हीट और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द सॉलिड्स शो द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी भी होना चाहिए, मैलेबिलिटी भी होना चाहिए और डक्टिलिटी भी होना चाहिए, तो ये तो हमारे मेटालिक सॉलिड्स होते हैं, इसलिए इसका आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, आयनिक सॉलिड्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन मॉल्टेन स्टेट बट नॉट इन सॉलिड स्टेट बिकॉज, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि सॉलिड स्टेट में आयंस जो है वो मूव नहीं कर पाते। इन मॉल्टेन स्टेट फ्री आयंस आर फर्निश्ड होते हैं विच आर नॉट फ्री टू मूव इन सॉलिड स्टेट। तो 17 क्वेश्चन का आंसर हमारा ए आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, एग्जाम्पल्स ऑफ फ्यू सॉलिड्स आर गिवन बिलो, फाइंड आउट द एग्जाम्पल विच इज नॉट करेक्टली मैच्ड। तो अगर NaCl और ZnS देखें तो ये आयोनिक सॉलिड्स हो जाएगा, सही ऑप्शन है। कोवैलेंट सॉलिड्स में H2 और I2 होगा, तो ये हम लोगों का गलत होगा क्योंकि ये मॉलिक्यूलर सॉलिड हो जाते हैं, ठीक है। तो हम लोगों का जो रॉन्ग जो ऑप्शन है वो बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 अगर हम लोग देखें, विच अमंग द फॉलोइंग विल शो एनिसोट्रॉपी। एनिसोट्रॉपी जो है वो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं, तो यहाँ पर जो ऑप्शन दिया हुआ उसमें क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हमारा NaBr है जो कि आयोनिक सॉलिड होता है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर आयोनिक सॉलिड्स, कौन सा स्टेटमेंट सही है। आयोनिक सॉलिड्स आर सॉल्युबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट्स, गलत बात है क्योंकि हम लोग जानते हैं लाइक डिजॉल्व्स लाइक, तो जो आयोनिक सॉलिड्स हैं वो पोलर सॉल्वेंट में सॉल्युबल होंगे, जैसे कि NaCl जो है वो वाटर में सॉल्युबल होगा। अंडर द इलेक्ट्रिक फील्ड कटायंस एंड एनायंस एक्वायर ट्रांसलेटरी मोशन इन अपोजिट डायरेक्शंस, ये गलत बात है क्योंकि सॉलिड स्टेट में आयंस के बीच में अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होता है, तो अगर आप उसको इलेक्ट्रिक फील्ड में लगाएंगे तो आयंस मूव करने के लिए फ्री नहीं है। स्ट्रक्चरल यूनिट्स हैव ए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो ये सही बात है, उनके बीच में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है जो कूलम्बिक फोर्स कहलाता है, तो ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। और जो डी ऑप्शन है स्ट्रक्चरल यूनिट्स हैव डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, ये गलत ऑप्शन हो गया। क्वेश्चन नंबर 21 अगर हम लोग देखें, आयोडीन मॉलिक्यूल्स आर हेल्ड इन द क्रिस्टल लैटिस बाय, तो हम लोग जानते हैं I2 जो है वो मॉलिक्यूलर सॉलिड होते हैं और जो मॉलिक्यूलर सॉलिड्स होते हैं उनके बीच में हमारा लंडन फोर्स लगता है क्योंकि इनके पास पहले से भी डाइपोल नहीं है, तो I2 के बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन है उसको हम लोग लंडन फोर्स या वीक डिस्पर्सन फोर्स भी कहते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नेटवर्क सॉलिड, तो इसमें से कौन नेटवर्क सॉलिड है। तो हम लोग जानते हैं कि जो डायमंड होता है वो नेटवर्क सॉलिड होता है जिसमें हर कार्बन एटम जो है वो 4 कार्बन एटम से जुड़ा रहता है। विच ऑफ द फॉलोइंग सॉलिड्स इज नॉट एन इलेक्ट्रिकल कंडक्टर इन सॉलिड स्टेट। मैग्नीशियम जो है मेटालिक सॉलिड होगा तो ये हमारा कंडक्टर होगा। TiO जो है ये मॉल्टेन स्टेट में कंडक्टर हो जाएगा, तो यहाँ पर लेकिन सॉलिड स्टेट में कंडक्टर नहीं हो पाएगा। और I2 तो है वो नॉन कंडक्टर है और H2O भी नॉन कंडक्टर है, तो कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सॉलिड इज नॉट एन इलेक्ट्रिकल कंडक्टर इन
सॉलिड स्टेट, तो सॉलिड स्टेट में अगर हम लोग देखें तो TiO भी नहीं हो पाएगा, I2 भी नहीं हो पाएगा और H2O भी नहीं हो पाएगा, तो हमारा आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ आयनिक सॉलिड्स, कौन से आयनिक सॉलिड्स के कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है। वेरी लो वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इन द मोल्टेन स्टेट, तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि जो आयोनिक सॉलिड्स होते हैं वो मोल्टेन स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी अच्छे खासा कंडक्ट कर सकते हैं। ब्रिटल नेचर के होते हैं, ये सही है। वेरी स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ इंटरेक्शन है, ये भी सही है। और एनिसोट्रॉपिक नेचर है, ये भी सही है। तो इसमें जो फॉल्स है वो ऑप्शन ए हो जाएगा। अब अगर हम लोग क्वेश्चन नंबर 24 देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आयनिक सॉलिड्स, तो वेरी लो वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इन द मोल्टेन स्टेट, तो ये हम लोग अभी क्वेश्चन 24 देख ही चुके हैं। 25, ग्रेफाइट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, क्या होता है इनके पास, फ्री वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, ग्रेफाइट्स कैन नॉट बी क्लासिफाइड एज कंडक्टिंग सॉलिड, ये तो होगा, कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी को। नेटवर्क सॉलिड भी है, कोवैलेंट सॉलिड भी है, लेकिन ये आयोनिक सॉलिड नहीं है। द मटेरियल्स यूज्ड इन द सोलर सेल कंटेन्स, जैसा कि अभी मैंने बताया कि हम लोग जो सोलर सेल में है ना, हम लोग सिलिकॉन यूज करते हैं। डायमंड इज अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज, क्योंकि इसके पास कोई भी हमारे पास है ना, डायमंड के पास कोई भी हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। तो इट इज एन एलोट्रोप ऑफ कार्बन, इट हैज शीट स्ट्रक्चर, इट हैज अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, इसमें से कोई भी ऑप्शन यहाँ पर सही नहीं है क्योंकि डायमंड बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। इसका रीजन होना चाहिए कि इनके पास कोई है ना फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, लेकिन ऐसा कोई ऑप्शन यहाँ पर नहीं है। क्वेश्चन नंबर अगर हम लोग 29 देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग कोवैलेंट क्रिस्टल्स ऑफ डायमंड एंड ग्रेफाइट, तो हम लोग जानते हैं कि डायमंड जो है वो नेटवर्क सॉलिड और कोवैलेंट सॉलिड है, साथ ही साथ ग्रेफाइट भी कोवैलेंट और नेटवर्क सॉलिड है, लेकिन डायमंड जो है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता है, लेकिन ग्रेफाइट इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। इन डायमंड ईच कार्बन एटम इज कोवैलेंटली बॉन्डेड टू 4 अदर कार्बन एटम्स, सही बात है। इन ग्रेफाइट ईच कार्बन एटम इज कोवैलेंटली बॉन्डेड टू 3 अदर कार्बन एटम्स इन द सेम प्लेन, ये भी सही है स्टेटमेंट। द कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ इन ग्रेफाइट इज इंटरमीडिएट बिटवीन सिंगल एंड डबल बॉन्ड, सही बात है क्योंकि इसमें जो 4th इलेक्ट्रॉन है वो डीलोकलाइज्ड है। डायमंड इज अ लेयर्ड स्ट्रक्चर, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा क्योंकि डायमंड में जो है वो 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है, और ये लेयर्ड स्ट्रक्चर जो है वो ग्रेफाइट के होते हैं, तो इसमें जो ऑप्शन है वो गलत हो गया, डी। विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स अ मॉलिक्यूलर सॉलिड व्हेन सॉलिडिफाइड, तो कैल्शियम फ्लोराइड तो आयोनिक सॉलिड हो जाएगा। सिलिकॉन डाइऑक्साइड जो है वो हम लोगों का कोवैलेंट सॉलिड हो जाएगा। तो कार्बन डाइऑक्साइड ही मॉलिक्यूल होता है CO2, तो हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा ये हमारा सी ऑप्शन हो जाएगा।